गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे अर्धचालक के प्रकार। और अर्धचालक के प्रकार के बारे में हमने अध्ययन किया था कि बैंड के आधार पर अर्धचालक का प्रकार देखा। दो प्रकार के थे, जिसमें डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप। ओके। डायरेक्ट बैंड गैप वह थे जिसमें इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होता है तो वो कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में सीधे आता है, यानी एक ही एनर्जी लेवल पर होता है। वो 99% प्रकाश देगा और 1% हीट देगा, उसे हम डायरेक्ट बैंड गैप कहेंगे। लेकिन जब कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है और उसमें ऊर्जा का लेवल अलग अलग है, तो वो इलेक्ट्रॉन टकराता हुआ कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आता है। और जब टकराता हुआ आएगा तो 99% उष्मा और 1% प्रकाश देगा। और ये जो उष्मा ज्यादा देता है, प्रकाश कम देता है, वो सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं। जबकि जो प्रकाश की मात्रा ज्यादा देता है, उष्मा कम देता है, वो हमारे पास गैलियम और आर्सेनिक होते हैं। एलईडी के अंदर हम गैलियम आर्सेनिक का काम लेते हैं और लेजर लाइट में भी गैलियम आर्सेनिक काम में लेते हैं। एलईडी होता है हमारे पास लाइट एमिटिंग डायोड। और लेजर क्या होता है, वो फुल फॉर्म किसी को आपको आती है बता दो। लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। याद रह जाएगी, इसका जो जो बोलेगा ना वही अर्थ निकलेगा। हम आगे पढ़ेंगे तब आपको लिखाएंगे भी सही। लेजर होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन, यानी कि लाइट का प्रकाश की मात्रा को बढ़ाना। लेजर यही करता है। लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन, यानी कि एक साथ बंद किरणों का उत्सर्जन करना। एक साथ बंद किरणों का उत्सर्जन नहीं करता, एमिशन मतलब उत्सर्जन। उत्सर्जन। और ये जो जो उत्सर्जन होता है ना, ये जो हमें यहाँ से निकलती है उसे हम क्या कहते हैं, विकिरण है। इस कारण वो कहलाती है रेडिएशन। तो लेजर होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अब ये क्या है कि इंग्लिश के नाम है, तो इंग्लिश के नाम लिख लिया भाई। चलो, अब हम अर्धचालक के प्रकार देखते हैं। दो प्रकार के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। अब ध्यान से देखना भाई। अर्धचालक के प्रकार। और ये हमारे पास शुद्धता के आधार पर है, या बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर है। आप में से जिसको भी वॉशरूम जाना है वो जाके आ सकता है, 2 घंटे बीच में ब्रेक है नहीं कहीं। पहले सोच ले। हाँ, तो इस बात का ध्यान रखें भाई, ठीक है। अर्धचालक के प्रकार। अर्धचालक के प्रकार में एक हमारे पास है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसका ओरिजिनल नाम तो यही है। और इसको हम हिंदी में शुद्ध या नेज अर्धचालक भी कहते हैं। शुद्ध, या आप क्या कहते हैं, नेज। नेज अर्धचालक।
ये हमारे पास कौन से होते हैं? इंट्रिंसिक। और एक अर्धचालक होते हैं हमारे पास जिसे हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है जो हमारे पास अशुद्ध अर्धचालक कहलाता है, यानी ये शुद्ध अर्धचालक है नहीं है, उसे हम कहते हैं अशुद्ध अर्धचालक। अब इसके लॉजिक को समझना कि हमने शुद्ध अर्धचालक किसको कहा? अर्धचालक के बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? 4। अर्धचालक में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? अर्धचालक में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 4। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है अर्धचालक में? 4। ये 3 प्रकार से सवाल पूछा जाता है, सवाल एक ही है, ठीक है ना? चाहे संयोजी कहो, चाहे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहो, चाहे बाह्य बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन बोलो, एक ही बात है। और ये तीनों लाइनें अलग अलग देके वो पूछ लिए। तो इनके बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है? 4। जब बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 4 है तो वो शुद्ध है। यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो क्या है? अशुद्ध है। 3 है तो हमें एक उधार लेना पड़ेगा, और 5 है तो किसी को दान दे देंगे। लेकिन 4 है तो बराबर क्या है? शुद्ध है। तो आप कहेंगे शुद्ध अर्धचालक किसे कहेंगे? बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 4। बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है, यानी कि हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन के द्वारा एक पूरा बंध का निर्माण होता है। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ होल। इलेक्ट्रॉन की संख्या होल की संख्या के बराबर। आगे हम जाके देखेंगे होल क्या होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, ठीक है? इलेक्ट्रॉन की संख्या होल की संख्या के बराबर है। जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही होल है। आप देखो कि इसकी है ना चालकता क्या होती है? कम होती है। इसकी चालकता कम होती है, ठीक है? और एक और इम्पोर्टेंट बात कि भाई हमारे पास ये हमने देख लिया बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो नंबर ऑफ होल्स के बराबर है। इसकी चालकता हमारे पास क्या होती है? कम होती है। एक और इम्पोर्टेंट बात कि इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? तो एग्जाम्पल आप लिखना सिलिकॉन और जर्मेनी, ये इसके एग्जाम्पल है। अब हमारे पास आता है अशुद्ध अर्धचालक। अशुद्ध अर्धचालक का मतलब है कि इसमें बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या या तो 3 है या 5, बराबर तो 4 है नहीं। तो बराबर 4 होता तो शुद्ध होता है। इसमें बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 या 5। इट मीन्स number of electron not equal to number of hole।
अब देखो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन इधर कम पड़ रहा तो हमें देना पड़ेगा इसको कि ले भाई तेरे पास 3 है तो एक मैं देता हूं, तू 4 कर। 5 है तो तू टेंशन मत ले, एक मुझे दे दे, तू 4 कर। ठीक है ना? तो इससे हम कहते हैं डोपिंग। इसे हम क्या कहते हैं? डोपिंग। डोपिंग क्या होती है? डोपिंग का मतलब होता है इम्प्योरिटी, यानी अशुद्धि का मिलाना। अशुद्धि का मिलाना। अशुद्धि इलेक्ट्रॉन या होल की होती है। अशुद्धि को मिलाना। अशुद्धि को मिलाना ही हमारे पास क्या होती है भाई? तो आप कहेंगे अशुद्धि को मिलाना ही हमारे पास डोपिंग है। यदि हमारे पास अशुद्धि का मान ज्यादा है तो चालकता भी क्या होगी? ज्यादा। तो जितने ज्यादा डोपिंग बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा चालकता बढ़ेगी। और इस डोपिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? मादित। और आगे मैं कहीं मादित लिखूं नहीं लिखूं, डोपिंग नाम लिखूंगा, बट क्या होता है हिंदी में? मादित। जितनी ज्यादा आप इंप्योरिटीज ऐड करेंगे, इंप्योरिटी मतलब अशुद्धि, प्योरिटी मतलब शुद्धि, तो जितनी ज्यादा इंप्योरिटी ऐड करेंगे उतनी ही इसकी चालकता बढ़ती है। तो ये हमारे पास होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखो, गेट रख दो भाई, ऊपर वाले आवाज आ रही है। लिख ले भाई। क्लियर? चलो, अब देखो हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे पास दो प्रकार का होता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे पास दो प्रकार का। कौन सा होता है भाई? पी टाइप और एन टाइप।
एक होता है पी टाइप अर्धचालक और एक होता है एन टाइप अर्धचालक। पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक। ठीक है, पी टाइप अर्धचालक क्या था और एन टाइप अर्धचालक क्या था, बताइए भाई, बताओ। तो आप कहेंगे पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या है ज्यादा, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, कम है। इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें चाहिए कितनी, 4, और यहाँ कम है, तो बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 3। बाह्य कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन है, और बाह्य कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमारे पास तीसरे ग्रुप का मेंबर है, चौथे ग्रुप का है, पांचवें ग्रुप का है, तीसरे ग्रुप का। बाह्य कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन है तो तीसरे ग्रुप का मेंबर है, तो यह त्रिसंयोजक है। यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 3। त्रिसंयोजक यानी ट्राइवेलेंट। ये त्रिसंयोजक है, यानी कि हमारे पास बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है, तो ये हमारे पास कौन सा संयोजक है, त्रिसंयोजक है। ठीक है, नंबर ऑफ होल किसके बराबर है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, और ये कौन सा है हमारे पास, त्रिसंयोजक। त्रिसंयोजक कहते हैं ट्राइवेलेंट, तो ये हमारे पास ट्राइवेलेंट है। ठीक है, इसके अलावा जब हमारे पास बाह्य कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन है, हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन कितना, 4, तो हम क्या करेंगे, एक उधार लेंगे। आई जाओ, एक लेंगे हम उधार, ठीक है ना। उधार लेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, ग्राही आयन। उधार लेंगे तो उधार क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास कम था, तो इसको आयन को क्या कहा, ग्राही आयन। ग्राही को बोलते हैं एक्सेप्टर, ग्राही को क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर। और जो ग्राही आयन लोगे तो वो Na- ही लिखा जाएगा ना, क्योंकि जिसने कर्ज लिया वो तो ऋणात्मक ही होगा, तो Na-। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, इसका मतलब बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, और बाह्य कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो कौन सा है, त्रिसंयोजक। त्रिसंयोजक है, तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन 4 करने हैं, तो एक उधार लेना पड़ेगा, उसे एक्सेप्टर आयन यानी ग्राही आयन कहते हैं। इसे Na- से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या होल की संख्या से ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन की संख्या होल की संख्या से ज्यादा है, तो आप बताइए बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप कहेंगे सर बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन है 5। ठीक है, बाह्य कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे क्या कहूंगा मैं, पंच संयोजी। पंच संयोजी क्यों कहा मैंने, 5 है, यानी पेंटावेलेंट। क्या बोला मैंने, पेंटावेलेंट। ठीक है, पंच संयोजी यानी पेंटावेलेंट। ये हमारे पास कौन सा हो गया भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल। बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, कौन से कहलाए, पंच संयोजी। और हमारे पास आ कितने गए, 5, हमें चाहिए कितने, तो एक क्या करना पड़ेगा, दान। तो इसलिए यहाँ आयन कौन सा आएंगे, दाता आयन। दाता आयन को इंग्लिश में बोलते हैं डोनर आयन। कौन सा बोलते हैं, डोनर, डोनर आयन। और डोनर आयन है, तो डोनर तो एन डी लिखूंगा, ये दान देगा, इसलिए क्या हो गया, प्लस।
इसने लिया इसलिए ये क्या हो गया माइनस। बताओ यहां तक किसी को समझ में नहीं आई, कोई तकलीफ है तो पूछ लो। आ गया? अरे यहां सबसे ज्यादा सवाल पूछे हुए हैं, आप किताब खोलोगे तो पता चलेगा। इस स्लाइड में और अगली स्लाइड में इनमें बहुत ज्यादा सवाल पूछे हुए हैं, और बेसिकली सवाल है, हल्का सा चूचा हुई उत्तर गलत है। हाँ तो इसमें यही है मामला, कि कम है कि ज्यादा है, दाता है कि ग्राही है, तो हल्का सा ही तो अंतर है, इसलिए कोई छोटा सा गड़बड़ हुआ उत्तर गलत हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना भाई। आप घर पे जाके इसको पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो तो समझ में आ रहा है आपको, है? कृत्रिम अर्धचालक तो कह ही सकते हो ना, अशुद्धि हम खुद मिला रहे हैं, जो हम खुद करेंगे वो सब कृत्रिम है। टेबल हमने बनाई तो हम कृत्रिम है, पेड़ ये उग गया इसलिए प्राकृतिक है, सही नहीं है? तो ये तो हमने शुरू में कहा ना कि इसमें हम क्या मिलाते हैं, अशुद्धि। जब हम अशुद्धि हम मिलाते हैं, क्यों मिलाया, क्यों मिले अशुद्धि, क्या जरूरत पड़ी, चालकता बढ़ाने के लिए, इसलिए हमने अशुद्धि मिलाई। तो अशुद्धि कौन सी मिला सकते हो, कि भाई पी और एन की मिला सकते हैं, कि दोनों से चालकता बढ़ेगी, हाँ बढ़ेगी, ये हमने पहले लिख रखा है, ये है मामला। ये तो क्या है कि अब जो हिंदी भाषा में कन्वर्ट करते हैं ना, कृत्रिम और प्राकृतिक नाम देते हैं, बैठे बैठे उनके पास और कोई काम है नहीं। आप इंग्लिश की कोई सी किताब उठा लेना, टाटा मैगरा हिल की, पियर्सन पब्लिकेशन की, उन्होंने कहीं भी नेचुरल और आर्टिफिशियल कहीं नाम नहीं लिख रखा। मैं तो हिंदी किताब के चक्कर में लिखता हूँ, मैं तो हिंदी किताब वाले लिखते हैं कि ये ऐसा है ये ऐसे है। अब एक्चुअल में इसका नाम शुद्ध अर्धचालक है ही नहीं, नेज है, बट मैं शुद्ध नहीं लिखूं तो गलत आप क्या आएगी, परीक्षा में लिखा हुआ है, बताओ कौन सा शुद्ध अर्धचालक है, इसलिए मैं शुद्ध लिखता हूँ, साथ में नेज लिखता हूँ, एक्चुअल में तो हिंदी में नाम ही नेज है इसका, इसलिए मामला है। ये सब काम हिंदी किताब वाले करते हैं, हैं? डोप्ड का मतलब है डोपिंग हो चुकी है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अरे डो डोपिंग है, डोपिंग का मतलब अशुद्धि मिलाना, ये अशुद्धि मिला रहे हैं, ठीक है ना, ये कंटिन्यूस टेस्ट का मामला है। डोप्ड का मतलब है अशुद्धि मिला चुके हैं, उसे डोप्ड कहते हैं, है तो नाम डोपिंग है ना, तो है तो डोपिंग शब्द है। डोप का मतलब होता है मादित, तो कहीं डोप्ड लिखते हैं कहीं डोपिंग लिखते हैं, क्या हुआ? वो तो पर्सन आता है तो पर्सन की भाषा के अनुसार चीजें चलती है ना। लिख लिया? तो ये पी टाइप और एन टाइप अर्धचालक की प्रमुख कंडीशनें चल रही है। अब आपको ऐसा ही पी टाइप और एन टाइप रखना है, आपको अलग से कुछ नहीं लिखना, वो जो लिखा हुआ ना उसी में काम आएगा। मेरे पास स्लाइड कम पड़ी थी तब मैं अलग लिख रहा हूँ, वापस स्लाइड बना रहा हूँ, और अब जो लिख रहा हूँ वो और इम्पोर्टेंट है, पी टाइप और एन टाइप। इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है कौन सा पदार्थ की अशुद्धि मिलाई गई है। अशुद्धि मिलाने का मतलब है डोपिंग करना, डोपिंग करने का मतलब है चालकता बढ़ाना, और तो यही था ना, इसलिए हम डोपिंग मिला रहे हैं। तो कौन से पदार्थ के पी टाइप में क्या लिखना है आपको, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, ये पदार्थ के नाम याद रखना, सबसे ज्यादा सवाल पूछे हुए हैं इनके। आप खोल के देख लेना रामायण बुक,
बैंगन आलू गाजर इन थैला। तो ये तो है हमारे पास बोरोन, एल्यूमिनियम, और ये हमारे पास क्या है, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है, बैंगन आलू गाजर इन थैला, आपको ऐसे ध्यान रखना है। एन टाइप है, वो है न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। तो ये हमारे पास कौन से पदार्थ रहेंगे, एन टाइप। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी। इसका मतलब ये है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑर्सनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। आपको एक पदार्थ भी बना के दिया हुआ है, आप साइड में देखो कि एक है हमारे पास गैलियम, बाई कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 3। और एक है ऑर्सनिक, बाई कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। 5 से एक इधर चला गया तो इधर क्या हो गया, 4। इधर क्या हो गया, 4। बताओ क्या बन गया, अर्धचालक। गैलियम ऑर्सनिक अर्धचालक है कि नहीं है, ऐसा अर्धचालक बना है। तीसरे ग्रुप और पांचवें ग्रुप को मिलाया तो हमारे पास एक अर्धचालक का निर्माण हुआ। लिख लो, लिख लिया, शाबाश। ये याद रखना, आप देखना साहित्य किसके 8-10 सवाल तो 7-8 एक सवाल तो इसी पर हैं। आप थोड़ा सावधानी से थोड़ा ध्यान से पढ़ें। और मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको कुल मिला के ट्रांजिट तक की समझ में आनी चीज, वही नहीं पढ़ोगे तो मामला गड़बड़ आएगा। और जो मैं बता रहा हूँ जहाँ जहाँ समझ में आनी है, क्योंकि इसलिए मैं कह रहा हूँ पूरे दावे के साथ, आप एससीआर में ना फुल फॉर्म गलत कुछ जानते नहीं हो, तो उसमें थोड़ा सा चीज आप समझ पाते हैं, बहुत आगे की चीजें ऑन ऑफ के लिए दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आप हर चीज पहली बार सुनेंगे कि डीवी बाई डी प्रॉब्लम, आप कहेंगे ये खुद क्या है, ऐसा है मामला। इसलिए बेसिक नेचर है, आप थोड़ा सा ध्यान से देखना भाई। इलेक्ट्रीशियन का बैच है क्या सर, हाँ वो यही है, मैं कोई फिटर तो पढ़ा नहीं रहा। लेकिन ये श्योर है कि आपको इलेक्ट्रीशियन में ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो आराम से समझ में आ जाएगी। लेकिन देखो जैसे आप मशीन को पढ़ते हो उसको टाइम देते हो, वैसे इसको भी टाइम देना चाहिए। आप इसको हल्के में ले लोगे और सीधा आगे जाओगे तो फिर दिक्कत है, बाकी ऐसा कोई दिक्कत है नहीं इसमें। अब इसमें क्या है कि कुछ भी दिखता नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स खुद पूरी हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। हाइपोथेटिकल का मतलब है कल्पनाओं पर आधारित है ये, इसमें कुछ नहीं दिखता है, इलेक्ट्रॉन गया कि नहीं गया हमें क्या पता, किसी ने नहीं देखा आज तक, तो हाइपोथेटिकल पर है। लेकिन उसके बाद जो हमारे पास डिवाइस बनी है, डायोड, ट्रांजिट, वो सही काम कर रहे हैं, तो फिर कहा कि देख जैसे मैंने कहा ना वैसे हुआ है। मान लो मैं आपको कहता हूँ कि उधर है ना गांव में उस तालाब की तरफ जाएगा तो उधर भूत रहते हैं, रात को डांस करते हैं। फिर तू एक दिन गया, तुझे डर लगा या तू वापस वहां से आया तो तेरे ना ताव चढ़ गया, बुखार आ गया, तो मैं कहूँ वो नाडे के पास निकला ना इसीलिए ये लफड़ा हुआ है, मैंने कहा था ना वहां भूत है। फिर तुम्हें मानने लगेगा यार बुखार आया है और वहां मुझे डरावनी सी चीज लगी भूत है, फिर तुम भी कहेगा मैं वहां से निकला था तो भूत था। फिर बाकी भी कोई जाएंगे नहीं कि भूत है। तो उसको सामान्यतः हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट माना जाता है।
ठीक है, गैलियम आर्सेनिक। आरपीएफ की वैकेंसी आ गई क्या? किधर आई? कब? मैं रात को सोता हूँ, सुबह उठता हूँ तो आ जाती है तब तक। ये यही था। अरे मूर्ख प्राणियों, सुनो मेरी बात। कभी भी रेलवे का नोटिस ऐसा होता ही नहीं है। ये केवल वेबसाइट का नोटिस है। रेलवे का नोटिस ये छोड़ो, ऐसा आप तक आज तक दुनिया में रेलवे ने एक सिंगल नोटिस नहीं दिया। रेलवे सबसे पहले तो देता है कि उसका एम्प्लॉयमेंट नंबर, और उस हिसाब से चीज को फिर सीक्वेंस करता है। ये तो वेबसाइट वाले ने बना के दे दिया है। ये वायरल हुआ कल कितने बजे? एक तो मैं दुनिया में लेट बहुत हूं। मुझे ऐसी घटना होने के 2 दिन बाद पता चलता है। किसने हटा दिया? अरे कहां से हटा दिया? डाला कहां था? अरे पागलों, उन्होंने क्या लिखा देखो, सुनो। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स 12,476 क्वालिफिकेशन 10वीं है, और वेबसाइट है स्टडी फॉर ड्रीम डॉट इन। कहां से हटा लिया? किसने डाला ये? है? कभी भी कभी भी कोई भी नोटिस रेलवे का जारी होता है तो सबसे पहले ऊपर वाले लाइन में आता है कि RRB, आगे आता है CEN 010203/साल लिखा हुआ आएगा। सबसे पहला काम ये होता है कि ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर जारी हुआ है, ठीक है ना। तो उसके बाद में उसकी इंफॉर्मेशन लिखते हैं, चाहे शॉर्ट नोटिस हो चाहे फुल नोटिस हो। नोटिस की पहली पहचान होती है उसके नंबर से। बिना नंबर नोटिस की पहचान क्या है? कि नोटिस सही है कि नहीं है। तो नोटिस की पहचान होती है नंबर से। तो ये रात को 7-8 बजे हुआ होगा वायरल। तो दोपहर बाद में? नहीं तो फिर एक मिनट चलो, जैसे मान मैं मेरा एक सवाल है, वायरल हुआ आपको पता कैसे चला? आपके व्हाट्सएप पे आ गया? फिर यूट्यूब पे वीडियो आ गए? मुझे मतलब एक्चुअल दिखाना कौन सा यूट्यूब वीडियो है। जैसे उसने कहा आ गई, उसने फेक बताया, उसने वीडियो बनाई फेक बताया। ओके, तो मुझे क्या वो चैनल फॉलो करने हैं, ताकि मुझे पता रहे हुआ क्या था। तो मुझे क्या चैनल फॉलो करना है एक्चुअल में। आप, मुझे ये कंफर्म हो गया आप सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा एक्टिव हैं। आपको आपको ये कंफर्म हो गया होगा कि मैं काफी कम एक्टिव हूँ, और ये रियलिटी बात है। कोई कई बार तो वैकेंसी आती है ना, तो मुझे एक दिन बाद पता चलता आई है। तो मुझे वो टीम बताती है, तो टीम, मैं कहता हूँ ठीक है अभी इसका वीडियो बनाता हूँ, फिर मैं उसको पढ़ता हूँ, फिर मैं उसका वीडियो बनाता हूँ। और बाकी मुझे इतना जल्दी पता चलता नहीं है। और आप इतना एनी टाइम यूट्यूब पे करते क्या हो? नहीं, जिससे मैं आपको एक जेन्युइन बात बताऊं, आप काफी अच्छे पढ़े लिखने वाले हैं, तभी आप संडे को आए हैं। तो बिना पढ़ने वाले तो संडे को आते ही क्यों? तो मैं एक जेन्युइन बात करता हूँ, कि जेन्युइन बात यह है कि आप इतना टाइम यूट्यूब पे क्या करते हैं, जबकि आप जब पढ़ाई करते हैं तो मेरे हिसाब से तो आपकी तो कॉपी किताबों से सर ही ऊपर नहीं होता होगा। मैं खुद पढ़ता हूँ, और मैं खुद पढ़ता हूँ, नहीं पढ़ता हूँ तो मैं आराम कर लेता हूँ, दूसरे छोटे मोटे चीज देख लेता हूँ। बट ये इतना ज्यादा सोशल मीडिया पे करूँ क्या? और सामान्यतः मैं कोई ग्रुप में तो होता नहीं हूँ।
और जीवन में सबसे एक सुकून वाला काम है कि किसी ग्रुप में नहीं होना। इससे ज्यादा कुछ ग्रुप हैं जो जैसे मान लो कि गांव का ग्रुप बना हुआ है, ये ऑफिस के बने होते हैं, तो ऑफिस के कुछ होते हैं जो तो एक्टिव ग्रुप होते हैं, उसमें मुझे रहना पड़ता है। बाकी कुछ ग्रुप होते हैं जो अलग अलग पर्पज से बनाए जाते हैं, तो उनको मैं आर्काइड फॉर्म में डाल देता हूँ, आते हैं ना एक आर्काइड, तो आर्काइड लिस्ट में डाल देता हूँ जिसमें नोटिफिकेशन ही नहीं आए। जब कभी मन करेगा देख उधर क्या चल रहा है, तभी हम उसको आर्काइव में जाएं और वहाँ अलग अलग चैटें पड़ी होती है वो दिख जाती है, ऐसा होता है ना। तो वो ठीक है, जीवन में शांति बनी रहती है। नहीं तो क्या होता है कि आपके मेरे हिसाब से ऐसे जैसे गांव वाले ग्रुप में भी कई बार लड़ाई होती है, तो फिर आप भी उसमें भाग लेते होंगे। मेरे साथ क्या होता है कि जब मैं जाता हूँ तो लड़ाई हो हुआ के बुझ जाती है, तो मेरे मुझे तो इतना ही पता हुआ कि ऐसा हुआ था, ठीक है ना, ऐसा ही होता है। चलो, चुनाव के टाइम होती है, बिना चुनाव छोटे मोटे कोई ना कोई मामले चलते रहते हैं उधर। हाँ, अब गांव के भी तो दो दो तीन तीन ग्रुप बनाते हैं, है ना। तो ज्यादातर इन चीजों को अवॉइड किया करो। इससे एक मैं आपको एक तथ्य बता दूं, इससे आपके दिमाग है जो स्थिर रहता है और आपका ध्यान है वो एक जगह एकाग्र ऑटोमेटिक रहता है। जैसे मान लो मुझे कोई भी चीज है, अच्छी चीज बताओगे चाहे बुरी चीज बताओगे, तो मुझे रिएक्ट तो होगा ही होगा, अंदर से कोई ना कोई रिएक्शन आएगा। वो रिएक्शन आपके एक्चुअल पढ़ाई पर डाइवर्ट करता है। जैसे मान लो आपने सुना कि भजन लाल जी मुख्यमंत्री बने हैं, तो आपका आधा दिन तो लगा ये भजन लाल जी को जानने में, तो फिर आपने अलग अलग जगह ढूंढा, फिर आपको पता चला अभी तक तो पूरी जानकारी न्यूज वालों को मिली नहीं, वो खुद ढूंढ रहे हैं। और वो चीज आपने एक दिन बाद देखी, दो दिन बाद देखी, तो न्यूज वाले है ना वो आपको सही फॉर्म में करके वो जल्दी से बता देंगे ये आदमी थे। एक शॉर्ट हो जाती है ना भाई। आप देख लो ना कोई भी चीज में, तो एक सिंपल है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, दोनों में रिएक्शन होता है। तो इसलिए थोड़ा सा आप सोशल मीडिया से दूरी रखें, या मतलब आप देखें तो एक लिमिट में रखें। इतना एनी टाइम आप क्या करते हैं उधर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हैं, रील देखते हो, हैं? क्या हुआ, कहाँ क्या हो? हाँ, कहाँ से हो आप? फुलेरा से? फुलेरा तियरा? ओके, देखो, पी टाइप एन टाइप पदार्थ देख लिया, चालक कुचालक पदार्थ देख लिया, और वैकेंसी आएगी तो कन्फर्म रहना कि सबसे टाइम पर वीडियो मेरा आएगा। ये कन्फर्म है क्योंकि वैकेंसी आते ही मुझे ऐसे पता चलेगा, बच्चे फोन करके पूछेंगे, बच्चे फोन करेंगे तो टीम मुझे फोन करेगी, तो मुझे पता चल जाएगा, मैं चेक कर लूंगा। और आप इंडिविजुअल का पता करोगे, मेरे पास तो सब जगह से कॉल आते हैं। एक्चुअली वैकेंसी के समय ऐसा ही होता है, वैकेंसी आती है तो है। पिछली बार जो रेलवे की वैकेंसी आई थी वो 9 सवा 9 बजे के आसपास आई थी, और मैं एक प्रिंटिंग प्रेस पर था, मैं पोस्टर डिजाइन करवा रहा था कोई कोचिंग के लिए। तो मैंने कहा 8 बजे तक मेरी क्लास थी, तो मैंने क्लास के बाद गया, मैंने कहा पोस्टर डिजाइन करवा लेता हूँ। तो 9 साढ़े 9 बजे बैठा था, तो इतने में फ़ोन आया कि वैकेंसी आ गई। तो मैंने कहा कि तू दूसरा डिजाइन शुरू कर दे, डिजाइन चेंज कर दे। अच्छा, उस समय क्या हुआ था कि जो भर्ती की विज्ञप्ति आई थी वो इंग्लिश में आई थी, भर्ती की विज्ञप्ति आई थी इंग्लिश में, हिंदी वाली तो दूसरे दिन दोपहर को आई। तो उस भर्ती की विज्ञप्ति को इंग्लिश को हिंदी में मैंने ट्रांसलेट किया सबसे पहले बैठा बैठा। और हमारे पास बच्चे थे आईटी वाले, वो ढूंढ रहे थे हिंदी कौन बताए इसकी। तो वो मैंने हिंदी बता दी उसकी। तो मैंने उसके पोस्ट बना के हिंदी में सिलेबस भी जारी कर दिया, एग्जाम का पैटर्न भी जारी कर दिया, रात को 11 बजे मैंने सब जारी कर दिया।
तो फिर आईटीआई वाले बच्चों में वो वायरल हो गया था, क्योंकि उनको वो चाहिए था कि हिंदी में कौन बताए सिलेबस में क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ जमलिंग सेंटेंस, वो क्या है जमलिंग, ऐसा लिखा हुआ ना उसमें। तो, तो ऐसा मामला था है? अब देखो कि अब आपके पास एन टाइप और पी टाइप के बाद में क्या हेडिंग क्या है, कोई पुराने वाले पढ़े हुए हैं हेडिंग क्या है? अरे पीएन जंक्शन तो आ जाएगा, उससे पहले बीच में कोई हेडिंग है क्या? कोई पुराने पढ़े कोई हेडिंग है क्या जो बीच में कोई मैथ का, तो खाएंगे तो हेडिंग खाएंगे सीधा है? नहीं कहीं पर भी आपने कोई देखा हो डायोड और इसके बीच में कोई हेडिंग और थी तो लिखो फिर हेडिंग, तो ऐसे तो छोटी मोटी तो आइडिया आई है। होल्स, होल्स कहते हैं क्वार्टर या छिद्र, इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति को होल कहते हैं। होल कुछ होता ही नहीं है, अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल्स, यानी इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति को ही होल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति को होल कहते हैं, ठीक है। यदि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है तो होल की संख्या क्या है, कम, ठीक है। होल का प्रभावी भार इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है। होल का प्रभावी भार इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है। ऊपर वाली लाइन पढ़ो, फिर नीचे वाली लाइन पढ़ो। कुछ आपका पर्सन बन रहा है, नहीं बन रहा है तो वापस ऊपर वाली पढ़ो, फिर वापस नीचे वाली पढ़ो, तो कोई ना कोई आपका डाउट का पर्सन बनेगा। कि जब हमने ऊपर वाली लाइन में लिखा कि होल कुछ नहीं होता, उसे होल का तो उसका भार कहां से आ गया? भाई हमने ऊपर तो कहा कि इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति को होल कहते हैं, जो कुछ नहीं होता है उसे हम क्या कहा, होल का। और नीचे हमने कह दिया कि होल का प्रभावी भार इलेक्ट्रॉन से अधिक होता है, कैसे? जो कुछ नहीं है उसका भार ज्यादा कैसे हो गया? सवाल तो बन गया ना, तो आपको बताया तभी बना। हाँ देखो कि ये है हमारे पास, ये है दोनों के अंदर हमारे पास है, तो ये हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, होल। अब यह बात ध्यान से देखना भाई, मैं कई चीजें बताऊंगा। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाए, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया, तो यहां इलेक्ट्रॉन हो गए, यहां नहीं है, और यहां इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया, तो यहां इलेक्ट्रॉन है, यहां इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ, होल यहां से पहले होल इधर था ना, अब होल इधर आ गया, होल इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में गति करता है कि नहीं करता है? मैंने करा कभी दिखा दिया, जबकि होल कुछ नहीं होता, फिर भी होल ने इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में गति की, पहला मामला। अब देखो कि दूसरा ये है कि देखो कि इस इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो बल लगेगा उसे ही हम क्या कहेंगे, प्रभावी भार। इस इलेक्ट्रॉन को यहां से हटाकर यहां लाएंगे तो यहां से हटेगा तो सही ना,
जो इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए लगाया जाने वाला प्रभावी मतलब जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं, प्रभावी भार। और किसी भी वस्तु को वहां से हटाना है तो बल तो उस वस्तु से तो ज्यादा लगेगा, इसलिए इसका भार नहीं है, कौन सा है, प्रभावी भार है। होल का केवल भार नहीं होता, क्या होता है, प्रभावी भार। ठीक है, ये है इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में गति करता है। ये इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में गति करता है। लिख लिया। एक होता है हमारे पास शब्द मोबिलिटी, मोबिलिटी यानी गतिशीलता। क्या होती है मोबिलिटी? मोबाइल का मतलब क्या होता है, हैं? मोबाइल का मतलब क्या, मोबाइल? आपने कभी नाम सुना मोबाइल पुलिस? नहीं सुना। मोबाइल एटीएम, मोबाइल एटीएम, मोबाइल एटीएम होता है जैसे कहीं पर मेला लग रहा है तो वहाँ एक ट्रक के अंदर एटीएम रखे होते हैं और वो सीडी वीडी लगा के वहाँ एटीएम स्थापित कर देते हैं उस समय के लिए। दो तीन मशीन लगी होती है, उसमें आप कार्ड डाल के पैसे निकाल सकते हो कि भाई बड़ा मेला लग रहा है कहीं पर भी, यहाँ पर जैसे तिब्बती मार्केट है कहीं, मान लो बहुत बड़ा मेला लग रहा है और पास में एटीएम नहीं है, तो कंपनियां क्या करेगी कि लोगों को पैसे तो निकालने हैं। आजकल तो यूपीआई आ गए तो इसलिए एटीएम का थोड़ा सा मामला कम हुआ, नहीं तो पैसे तो निकालने हैं। तो वो क्या है कि जो गाड़ी में वो एटीएम लगे रहते हैं उसको वहाँ ले जाते हैं, तो जिसको जितना जरूरत है वो निकाल लेता है। तो ये हो गया मोबाइल एटीएम। मोबाइल पुलिस उसे कहते हैं जो पुलिस घूमती रहती है, जिसे पेट्रोलिंग पुलिस भी बोलते हैं, तो वही मोबाइल पुलिस होती है। और जो निगरानी करने के लिए वैन गाड़ी घुमाई जाती है उसे मोबाइल वैन, मोबाइल वाहन ऐसे बोला जाता है। एक्चुअल में मोबाइल का मतलब है गति है और इमोबाइल का मतलब है स्थिर। मोबाइल का मतलब क्या है, गति। आप कहते हैं आपके पास मोबाइल फोन है तो ये फोन है। मोबाइल तो इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि आप इसको लेके कहीं भी घूम सकते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि इस टेबल पे बैठोगे तभी ये काम करेगा, आप लेके कहीं भी घूम सकते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, मोबाइल। मोबाइल का मतलब तो गतिशील है, ठीक है। और मोबाइल का कोई दूसरा थोड़ी है। बाकी इसका एक्चुअल नाम तो सेल फोन है। एक्चुअल नाम क्या है, सेल फोन। ऐसे तो आप जैसे मान लो कि जेरोक्स कराने जाते हैं तो जेरोक्स एक कंपनी का नाम है, असल नाम तो फोटोकॉपी है। आप कोई भी नोट्स की फोटोकॉपी कराते हैं, फोटोकॉपी का मतलब है प्रतिलिपि। आप जेरोक्स भी लिखते हैं ना, तो जेरोक्स क्या है, जेरोक्स कंपनी का नाम है जिसने सबसे पहले मशीन बनाई जो प्रतिलिपि है। आप कहते हैं जेसीबी, बोले जेसीबी कंपनी का नाम है, ये नाम तो कंपनी के नाम है ना। आजकल क्या है कि जो माइनिंग वहाँ होती है वो कुछ एल एन टी खरीदते हैं, एल एंड टी कंपनी का नाम है जो सबसे बड़ी कंपनी है, जो कंस्ट्रक्शन की विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है। हम कई जगह इनके नाम से जानते हैं। तो मोबाइल को हम इसलिए मोबाइल कहते हैं क्योंकि हम इसको लेके घूम सकते हैं और इसका कोई कारण नहीं है मोबाइल होने का। बाकी एक्चुअल में खुद क्या है, सेल फोन, जो आपको बातचीत कराता है, सूचना आदान प्रदान कराता है, तो इसको सेल फोन। और किसी भी किताब में
इसको चैप्टर का नाम सेल फोन ही लिखेगा, मोबाइल थोड़ी लिखेगा, मोबाइल फोन, सेल फोन लिखना पड़ता है। ठीक है, तो मोबाइल का मतलब है घूमना। ऑटोमोबाइल आपने नाम सुना है, क्या होता है? यानी वो वाहन जो घूम के लेके घूमते रहते हो, वो ऑटोमोबाइल्स में आ जाता है। जैसे कोई भी गाड़ी है, सब क्या आएगी, गाड़ियां ऑटोमोबाइल में, ये तो ऑटोमोबाइल है ना, क्योंकि जिस गाड़ियों को लेके आप घूम सकते हो क्या कहलाएगी, ऑटोमोबाइल। तो मामला ये है। तो मोबाइल मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, गतिशीलता। अब मेरा सवाल है कि आप बताओ कि गतिशीलता इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है कि होल की ज्यादा होती है? नहीं, आपको पता है कि तुक्का ही लगा रहे हो? देखो कि एक है मोबिलिटी, म्यू एन नाम दिया मैंने। म्यू एन का मतलब है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता। एक नाम देता हूं मैं, म्यू पी, ये कहेगा होल्स की गतिशीलता। और अगला एक ध्यान रखना, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता होल से सदैव ही अधिक होगी। क्यों होगी? क्योंकि होल का भार ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का भार कम होता है। जिसका भार कम है वो ज्यादा तेजी से गति करेगा। सही बात है। अब है गतिशीलता का मात्रक क्या है? म्यू बराबर होता है वी डी बटा ई। म्यू बराबर क्या होता है, वी डी बटा ई। वी डी हमारे पास क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसका मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। ई है विद्युत क्षेत्र तीव्रता। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हिंदी में बोलते हैं अपवाह वेग। अपवाह वेग। विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ये वोल्ट प्रति मीटर। इसलिए म्यू का मात्रक क्या होगा, इसको मात्रक को रख दो, तो आप मात्रक रखेंगे तो मीटर स्क्वायर बटा वोल्ट इंटू सेकंड कह दो, या सेंटीमीटर स्क्वायर बटा वोल्ट इंटू सेकंड कह दो। ये इसका मात्रक होता है। लिख लो। अब ये तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का भाग पूरा हुआ। अब हम अर्धचालक डायोड के बारे में पढ़ते हैं। क्लियर?
हो गया भाई? ओके। अब हमारे पास सॉरी, क्या हेडिंग क्या थी? सेमीकंडक्टर डायोड ना? हाँ तो लिखो अर्धचालक डायोड या सेमीकंडक्टर डायोड। यहां तक जो पढ़ा वो तो समझ में आ गया भाई? कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक हमारे पास है पी टाइप पदार्थ और एक हमारे पास है एन टाइप पदार्थ। क्लियर? पी टाइप पदार्थ में हमारे पास होल्स ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं भाई? होल्स ज्यादा होते हैं। सही है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? नंबर ऑफ होल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगला मैं लिखूंगा इसमें मेजोरिटी किसकी ज्यादा होती है? मेजोरिटी को हिंदी में कहते हैं बहुसंख्यक। बताओ इनमें ज्यादा होल है कि इलेक्ट्रॉन है? तो बहुसंख्यक के रूप में कौन काम कर रहे हैं? होल्स। और माइनॉरिटी में क्या है? माइनॉरिटी अल्पसंख्यक भी कहते हैं, अल्पांश वाहक भी कह देते हैं। होती माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी में क्या है? इलेक्ट्रॉन। इसमें हमारे पास आयन कैसे होते हैं? एक्सेप्टर। क्योंकि बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 है ना? 3 इलेक्ट्रॉन है और हमें कितने चाहिए? 4। तो एक है हमारे पास, उधार लेना पड़ेगा। तो आयन्स कैसे होंगे? माइनस के। तो P की तरफ मैंने माइनस के आयन रखे, कोई तकलीफ तो नहीं है? क्योंकि आपको खुद को बाय डिफॉल्ट ऐसा लगता था कि P की तरफ प्लस वाले होते हैं, P मतलब पॉजिटिव प्लस वाले होते हैं, लेकिन आयंस देख लो क्या है? माइनस। और मैंने आयंस पढ़ाते समय वहां से पढ़ा के लाया हूं कि यहाँ होल ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन क्या है? कम। कम है तो हमें क्या लेना पड़ेगा? उधार। उधार लेंगे तो क्या निशान आएगा? माइनस का। इसलिए आयन कौन सा है? ऋणात्मक। कंफ्यूजन है? नहीं है तो कौन सा बताना पड़ेगा? तो पढ़ा है इधर उधर। ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो आप इसमें अरे चुप हो जाओ, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आपको ट्रांजिट तक समझ में आएगा, वो भी ध्यान से देखोगे तो। इसका मतलब इस सब्जेक्ट के बारे में मैं अच्छा खासा जानता हूँगा। मैंने कम से कम 100 बार से ज़्यादा मैंने इसको पढ़ाया है। तो मुझे आइडिया तो सारा है कि कहाँ क्या मामला होना और कहाँ क्या नहीं होना। ठीक है? तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखो। ये डायोड है, पीएन डायोड है। ठीक है? और मैं आपको बताऊं कि आपके जितने सवाल आते हैं ना, उसमें ज़्यादा सवाल किसके आते हैं? डिजिटल में सवाल आते हैं, बाइनरी के या लॉजिक गेट के ज़्यादा सवाल आते हैं। मतलब मैं 60 से 70% सवाल बताता हूँ। फिर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के पूरे के जो हमने पढ़ा वो पूरे में सवाल आते हैं। डायोड में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है पीएन डायोड। फिर आपको रेक्टिफायर के बारे में पूछा जाता है थोड़ा बहुत। फिर आपको ट्रांजिस्टर के बारे में पूछा जाता है। फिर आपको एचसीआर के बारे में पूछा जाता है।
यहां तक पूछ लेते हैं तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। फिर भी आपको जैसे वो पूछेगा आईजीबीटी क्या है, आपके मन में हमें क्या पता कौन सी टीटीपीटी है, आपके साथ ही वही तकलीफ भी आएगी आगे जाके। एसयूएस क्या है, एससीएस क्या है, वो भी तो पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही है, ठीक है ना। तो इसलिए ये सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले होते हैं। और जो ये मैंने आपको बताया ना, उन चैप्टरों को ध्यान से देखोगे तो कोई भी पेपर में यदि इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा भी आ जाएगी तो आपको खतरा नहीं है। कई बार क्या होता है कि परीक्षा में इलेक्ट्रॉनिक से सवाल बहुत ज्यादा आ जाते हैं और हमें बिल्कुल ही नहीं पड़ी हुई है, तो हमारे आ जाता है मामला मुश्किल में, गले में आ जाता है ना भाई, कि देखो बाकी सब कुछ ठीक पड़ा था, ये बिल्कुल नहीं पड़ा, ये ज्यादा आ गया तो फेल हो जाएंगे, ठीक है। और ऐसा ना, उदाहरण मैं आपको बता दूं, उदाहरण मेरे पास बहुत सारे रहते हैं, उदाहरण की कमी है ही नहीं। यूपीपीसीएल का एग्जाम हुआ था, उन्होंने अचानक एक शिफ्ट में 50 में से 15 सवाल पाइथन के पूछ लिए। 50 में से 15 सवाल कंप्यूटर में पाइथन के पूछ लिए, और पाइथन है जो सिलेबस में था नहीं, और सवाल एक भी डिलीट हुआ नहीं, और उस पेपर में उसको क्वालिफाई करना अनिवार्य था। यूपीपीसीएल का कंप्यूटर का पेपर क्वालिफाई करना अनिवार्य है, 40% नंबर लाना अनिवार्य है। कहो कि 15-20 सवाल आगे ये वैसे डरा दिए, बाकी सवाल उनके पास बचे कितने, 30। अब 30 में से नंबर लाओ 20, अब कितना नंबर लाना है, 66%। अब आपने कहीं गड़बड़ की तो आप बाहर, आपके भले टेक्निकल मतलब इलेक्ट्रिशियन कितनी पड़ी हुई हो, उस परीक्षा में हुआ कि नहीं हुआ। तो इसमें भी आपको क्वालिफाई करना है इसमें, और आप परीक्षा देने जाओ एकदम से इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा आ गई तो संभलने के लिए कुछ तो हमारे पास होना चाहिए, इसलिए हम पढ़ते हैं, ये पढ़ने के कारण। बाकी ऑन एन एवरेज 4 सवाल आते हैं, कितना आते हैं, 4, और उस 4 सवाल के लिए मैं 15 दिन माथा फोड़ी करूंगा, 2-2 घंटे, 25-30 घंटे माथा फोड़ी करूंगा। तो आपको क्या लगता है मैं 4 सवाल के लिए करूंगा? मैं 4 सवाल के नहीं, मैं वो खतरा जो आएगा ना उससे बचाने के लिए कर रहा हूँ। यदि खतरा आएगा तो बच जाओगे, नहीं आएगा तो अच्छी बात है, ये सवाल आएंगे तो आप कर लेंगे, लेकिन खतरा आएगा तो फिर याद यही आएंगे, फिर बैठे बैठे मुझे गाड़े निकालोगे, उससे कोई परीक्षा पास होगी नहीं। वो पढ़ा देते तो हम आज पास हो जाते हैं, आज उनके नहीं पढ़ाने के कारण हम फेल हो रहे हैं, उससे कोई मतलब अर्थ तो निकलेगा नहीं। उससे क्या अर्थ निकलेगा, है कि नहीं है? अर्थ एक ही चीज का निकलेगा, पढ़ लेना इसको, क्योंकि ये हम सेफ्टी के लिए पढ़ रहे हैं। ये तो मैंने पढ़ाना शुरू किया तब भी मैंने कहा ये हम सेफ्टी के लिए पढ़ रहे हैं। बाकी आप कोई से पेपर उठा लो, मॉड्यूल फर्स्ट जिसकी बहुत मजबूत है, मॉड्यूल सेकंड ठीक है, वो एलपी पेपर पास करता है, 35% नंबर लाता है, डंके की चोट पे लाता है। लेकिन मॉड्यूल फर्स्ट पूछ ही कम लिया तो, इधर ज्यादा पूछ लिया तो, उस तो के उत्तर के चक्कर में घूम रहे हैं। ये रियलिटी है भाई। अभी आरपीसी ने एक पेपर का रिजल्ट जारी किया, आपने देखा होगा, बड़ा आश्चर्यचकित कि हमने 28 जनवरी 2023 को एग्जाम लिया, उसमें एक भी कैंडिडेट 40% नंबर नहीं ला पाया, इसलिए इसका रिजल्ट निकाला किसका, कोई रिजल्ट नहीं जारी होगा है। 6000 पोस्ट थी, एक कितनी पोस्ट थी मुझे आइडिया नहीं, अर्थ इतना ही है कि उसमें एक भी क्वालिफाई नहीं हुआ, 40% नंबर नहीं लाया। अब बताओ आप किसको दोष देंगे, पेपर वाला ने पेपर ही खराब बना दिया, आप कह तो सकते हैं, लेकिन कहने से उसका मिलेगा क्या, क्या उस परीक्षा में पास हो जाओगे, नहीं, पढ़ने से होगे, इसलिए पढ़ लेना। मैं मतलब ये पढ़ाने के उदाहरण मेरे पास बहुत सारे हैं, और ये सारे मैं ताजे ताजे उदाहरण बता रहा हूँ, पहले से ऐसे ही चलते आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल, देखो नहीं पढ़ने के हजारों बहाने होते हैं, पढ़ने का एक कारण ही पर्याप्त होता है। इस लाइन पर बिलीव करोगे ना तब पढ़ाई होती है, नहीं पढ़ने के तो हजारों कारण है, आज निकल पढ़ लेंगे ये भी एक कारण है। देखो अब है ना अपन लाइब्रेरी ज्वाइन करेंगे रात को, रात को क्या रहता, माहौल रहता शांत, तो पढ़ाई अच्छी होगी, दिन में सोएंगे। फिर वो 2-4 दिन तो इस चक्कर में लगाएगा कि हम रात को ज्वाइन करेंगे, फिर कहेगा नहीं अपन रात को 12 बजे तक ज्वाइन करेंगे, ऐसे प्लानिंग बनती है आपके, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं नहीं पढ़ने के हजारों कारण है,
कई कारण ढूंढ लेंगे तो, लेकिन पढ़ने का कारण एक ही है, और कोई कारण होता नहीं है। नहीं पढ़ने के तो बहुत सारे कारण है, क्या कोई दिक्कत थोड़ी है, आज संडे आ तो सोएंगे। नहीं पढ़ने के कारणों में कमी थोड़ी ना है, कमी नहीं है भाई। मेजोरिटी, आवाज नहीं भाई। माइनॉरिटी और एक हमारे पास कौन सा हो गया भाई, आइंस कौन से होंगे, डोनर आइन। और जैसे लिखा रहा हो ना वैसे ही लिख के कारण ढूंढ देना, बाकी इसके अलावा कोई तरीके से आपको आसानी से समझ में आएगा नहीं। अब आपको पता चला है कि एन की तरफ प्लस क्यों आए, पी की तरफ माइनस क्यों आए, नहीं तो आप ये मानने को भी तैयार नहीं होते उतनी पहले कारण कारण, क्योंकि पी का मतलब पॉजिटिव होता है, एन का मतलब नेगेटिव होता है। लेकिन यहाँ आयन शेयर आयंस अलग अलग तरीके से आए हैं। इसमें हम आपको पूरा पढ़ाएंगे, लेकिन आपको बताएंगे कि इन 6 चैप्टर को पढ़ना, 6 चैप्टर है जो एकदम खतरा आ जाए, ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाए परीक्षा में तो आपको पास करा देती है, फेल नहीं कराती है। नहीं तो आप जानते नहीं है, बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें अचानक से उछल कूद कोई पेपर मचा देता है, तो आपको संभलने का मौका नहीं होता है, क्योंकि आपके पास 5 साल में एक मौका मिलता है। ये आपको ध्यान जितना अच्छा रहेगा उतना फायदा रहेगा। टेक्निकल हेल्पर का पेपर 2018 में हुआ था, उसमें 3 शिफ्ट ऐसी हुई थी, उसमें 30-30 सवाल इलेक्ट्रॉनिक्स का आए थे, बाकी सब में 4-4 सवाल, उसमें 30-30 सवाल आए। और जिस बंदे ने इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ी वो तो कन्फर्म है मैं फेल हो गया, उसके पास और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं ना। अब आप किसी के पास क्या एक्सक्यूज दोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा आ गई इसलिए मैं फेल हो गया, एक्सक्यूज भले ही दो ना, उसको कौन मानता है। मानता तो केवल तभी है कि तुम्हारी नौकरी लगी कि नहीं लगी। तुम सीधी सीधी बात बताओ, नहीं से घुमाओ क्यों। वो परीक्षा के समय में बीमार था, अरे लगी कि नहीं लगी ये बता, तू सीधा यही तो कहेगा अगला, लगी कि नहीं लगी, ये मामला। तो आप पढ़ाई पर इतना कंसंट्रेट रहे। आप गांव जाते होंगे, घर जाते होंगे, तो आपको पता होगा कि आपको घर वाले आपसे काफ़ी उम्मीद करते हैं। क्या आप में से कुछ बच्चे यहाँ आकर थोड़े दिनों बाद भूल जाते हैं कि हम किस उद्देश्य से आए, कहाँ से निकल के आए और क्या करने आए हैं। वो क्या शहर की चकाचौंध में फंस जाते हैं। नहीं ये रियलिटी है, क्योंकि देखो मेरे तो क्या है, विभिन्न शहरों में पढ़ा हुआ है, और मैंने तो सारी एजुकेशन भी अच्छी खासी ले रखी है। तो मैं तो नागौर पहले पढ़ा था, फिर बीकानेर पढ़ा, फिर दिल्ली पढ़ा, फिर पंजाब पढ़ा, फिर जोधपुर काम किया, अब जयपुर काम कर रहा हूँ, मैंने सब जगह का देखा है। तो इसलिए क्या है कि आदमी अपनी मूल चीज़ों से भटक जाता है, फिर वो भूल जाता है कि 1 तारीख को पैसे कैसे आते हैं। सब सबके घरों में अलग अलग तरीके से है भाई। तो और दूसरा है कि घर वाले आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं ताकि आप इंडिपेंडेंट हो जाएं, स्वतंत्र हो जाएं। अभी आप आश्रित हैं, निर्भर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो कह जाए, घर वाले इसलिए कर रहे हैं कि उनके बुढ़ापा का सहारा बने, बुढ़ापे में आप सहारा नहीं ले। उनके बुढ़ापे में आप सहारा लेंगे तो अच्छी बात नहीं ना, आप सहारा बने।
तो ये तभी पॉसिबल है। आपकी लाइफ, आपको पता है, आप गांव से ही हैं, तो लगभग गांव से होंगे ना आप। शहर वालों के कोई बिजनेस होंगे, मैं नहीं जानता। गांव वालों के किराना दुकान खोलने के लिए क्या बिजनेस होगा? किराना दुकान खोले गांव में, और क्या करेगा गांव में? ज्यादा तो काम है नहीं गांव में। इसलिए आपकी लाइफ केवल पढ़ाई से बदली जा सकती है, और किसी से आपकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आ सकता। और पढ़ाई किसी एक व्यक्ति के कंट्रोल की चीज नहीं है। ये हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से, अपने अनुकूल तरीके से और अपने सामर्थ्य से जितना पढ़ सकता पढ़ सकता है। ये इसमें किसी का एकाधिकार नहीं है। और जितनी भी जीवन बदले हैं ज्यादातर, सब जो गांव में से आगे बढ़ के गए हैं वो शिक्षा से ही गए हैं, ज्यादातर एजुकेशन से बढ़ी है। तो इसलिए आप ध्यान रखें, इसका महत्व काफी ज्यादा है। अर्धचालक डायोड। अर्धचालक डायोड क्या होता है? तो आप कहेंगे पी तथा एन टाइप पदार्थों को मिलाने पर, एक आप अपने पर्सनल चैटिंग इधर नहीं खोले हैं, मुझे क्या मैसेज दिख जाते हैं आपके पर्सनल, फिर वो ठीक नहीं है। तो ये ये समझ, मुझे दिख जाते हैं, मैं क्या करूं? अर्धचालक डायोड। अर्धचालक डायोड किसे कहते हैं? तो अर्धचालक डायोड उसे कहते हैं जब पी टाइप तथा एन टाइप पदार्थों को मिलाने पर जब क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण होता है, तो उस युक्ति को क्या कहते हैं? अर्धचालक डायोड। पी और एन टाइप पदार्थ हमने मिलाकर देख लिया, एक पी अलग है एक एन अलग है। अब जाके हम इन दोनों को क्या करेंगे? मिलाएंगे। दोनों को मिलाने पर जब क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण होता है, यानी कि एक बंध से वो जुड़ जाते हैं, तो जो युक्ति बनेगी उस युक्ति को हम क्या कहेंगे? अर्धचालक डायोड। ठीक है। पी तथा एन प्रकार के पदार्थों को मिलाने पर जब क्रिस्टलीय संरचना का निर्माण होता है, तो इस युक्ति को पीएन डायोड या अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर डायोड कहते हैं।
देखो ध्यान से, पी तथा एन प्रकार के पदार्थों को मिलाया तो एक तरफ हमारे पास पी प्रकार के पदार्थ और एक तरफ कौन से हमारे पास एन प्रकार। पी छोटा लिखो तो एन भी छोटा लिखो, पी बड़ा लिखो तो एन भी बड़ा लिखो। इसका मतलब है कि पी और एन की मात्रा बराबरी चल रही है। यदि आपने पी बड़ा लिखा, एन छोटा लिखा, मतलब पी की अशुद्धि क्या होगी, ज्यादा। या पी प्लस लिख दिया और केवल एन लिखा तो पी की अशुद्धि क्या है, ज्यादा। ये अर्थ होते हैं, इसलिए पी और एन बराबर तरह के लिखे, या तो बड़े लिखे दोनों या दोनों को छोटा लिखे। पी में हमारे पास क्या होते हैं भाई, होल्स, और एन में हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और हमारे पास जो पी में हमारे पास क्या नेगेटिव आइंस होते हैं, कैसे आइन होते हैं, नेगेटिव। और देखो कि अलग अलग प्रकार के आयन होते हैं, एक तरफ नेगेटिव आयन होते हैं, एक तरफ पॉजिटिव आयन होते हैं। ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित। एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो इधर तो हमारे पास कौन से आयन आएंगे, नेगेटिव, और इधर कौन से आयन आएंगे, पॉजिटिव। इधर आयन कौन सा आ जाएंगे, पॉजिटिव। ठीक है, और ये जिसके अंदर ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आए हैं, इससे हम कहते हैं अवक्षय परत। कौन सी परत बोलते हैं, अवक्षय परत। अवक्षय परत को इंग्लिश में कहते हैं डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर, ध्यान रखना। अब जो अवक्षय परत है, इसकी मोटाई कितनी है, ये सवाल पूछा हुआ है। तो आप कहेंगे 1 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोमीटर का मतलब 10⁻⁻⁶ फिर एक परीक्षा वाला ने इसको सेंटीमीटर में बदल दिया तो 10⁻⁻⁴ एक माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻⁶ का, तो 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर का। तो अब बताइए, इस परत में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, होल होते हैं, कि दोनों ही होते हैं, दोनों ही नहीं होते हैं, इसमें केवल आयंस होते हैं। ये और इंपॉर्टेंट बात है, इसमें नहीं मैंने इलेक्ट्रॉन डाला है, नहीं होल डाला है, माइनस और प्लस के क्या डाले हैं, आयंस। तो इसमें केवल और केवल क्या होते हैं, आयंस। अभी रुको, इसको समझना आपको भाई। डायोड ही तो आपको, यही तो सबसे अच्छा पल्ले पड़ेगा। बाकी टनल डायोड में तो दो दो लाइन होगी, याद रखनी पड़ेगी। क्रिया तो यही करेगा पूरी। पी टाइप वाला जो टर्मिनल है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एनोड। पी टाइप वाला टर्मिनल हमारे पास क्या कहलाएगा, एनोड। और एन टाइप वाला टर्मिनल क्या कहलाएगा, तो हमारे पास सिरे कितने होते हैं, दो। एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। एनोड होता है पी टाइप वाला और कैथोड होता है एन प्रकार वाला। ठीक है, अब एक और मामला कि यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज है ना भाई, इस अवक्षय परत के बीच का वोल्टेज, इसको हम कहते हैं वी नोट। क्या कहते हैं, वी नोट को कहते हैं कट इन वोल्टेज। वी नोट को हम क्या कहते हैं, कट इन वोल्टेज। कट इन वोल्टेज के बारे में मैं अगली स्लाइड में पूरा डिटेल में बताऊंगा अभी। और इसमें यह रहता है कि ये जो इस बिंदु पर इलेक्ट्रिकल मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, वो हमारे पास क्या होती है, ई बराबर क्या होता है, 0। यहाँ पर तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या हो जाती है, 0। और ये जो है ना बीच वाला बिंदु, यहाँ पर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैक्सिमम। विद्युत क्षेत्र तीव्रता अधिकतम कहाँ होगी, इस बिंदु पर। और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, मिनिमम। ये हमारे पास P और N का जंक्शन पॉइंट है। P और N का जंक्शन बिंदु यही है, इसी को हम क्या कहते हैं, पी एन जंक्शन।
इसको हम क्या कहते हैं? पी एन जंक्शन। जहां दोनों आके मिले उसको जंक्शन ही तो कहोगे, संधि कहोगे। और जो संधि वाला बीच वाली परत है, सेंटर लाइन है पीएन जंक्शन की, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है और किनारों की तरफ वाली पर क्या होती है? मिनिमम। ये बीच वाला पूरी लेयर क्या कहलाती है? अवक्षय परत। और इसमें केवल क्या होता है? आयंस होते हैं। एनोड होता है पी की तरफ और कैथोड होता है एन की तरफ जुड़ा हुआ। अब इसमें कोई डाउट्स है? करो नोट। आ गया समझ में? क्या हुआ? नहीं, वो तो क्लास पूरी नहीं होगी तब तक नहीं। देखो कि ये जो मैंने जैसा बताया है उसको वैसे ही पढ़ोगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा ये। बाकी ये बहुत आसान तो था नहीं ना। आपने तो पहले कोई पढ़ा तो है नहीं, पहली बार देख रहे हो कि ऐसा ऐसा हो रहा है। हैं? मतलब इसके बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पहले दिन से कौन प्रमुख जो किसी ने कुछ पढ़ा है, कुछ सीखा है और वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का बंदा है तो वो कन्फर्म है वो मेरे से पढ़ा है। ये मैं मतलब श्योर हूँ। क्योंकि श्योर इसलिए है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो हर किसी के कंट्रोल की चीज है ही नहीं। इसमें मैंने कहा नहीं, हाइपोथेटिकल कुछ नहीं दिखता इसमें। और इसको बड़े आराम से आसान तरीके से समझना है कि सिंपल नोट्स बना के और इसके अधिकतम सवाल हल कर सके। आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक मैंने सिंपल से लिखा है चीजें, थोड़ी आपको दिखने में थोड़ी सी है, आप उसे सारे सवाल हल होते हैं तभी आप उसको पढ़ पाते हैं। और एक और बात है, सवालों की प्रैक्टिस ज्यादा किया करो, हमेशा याद रहती है चीजें, भूलने की गुंजाइश कम होती है। सवालों की प्रैक्टिस कम करोगे तो भूलोगे ज्यादा।
मेरी क्लास के बाद किसकी क्लास है? मैथ की। उसके बाद छुट्टी है? हैं? उसके बाद संडे की छुट्टी है? संडे को अब छुट्टियां क्या होती है, ज्यादा ही चाहिए होती है। लिख लिया। आज संडे का इतना प्रभाव रहता है। एक नया बैच था, उसमें शायद तक 80 एडमिशन है। अभी मैं आया था तो 25 बच्चे आए हुए थे कि क्यों नहीं आए, कि संडे है कल। क्लास संडे था, जबकि उनको पता था क्लास लगेगी। तो ये क्या कारण क्या होता है? मतलब जैसे आपको पता चले कि भाई क्लास लगेगी, फिर भी संडे, तो आप मतलब संडे को आपके ऊपर क्या हो जाता है? ऐसा कौन सा मंत्र आ जाता है? हाँ, वो तो वही बता सकते हैं। नहीं, आप में से भी तो कई जने कई बार नहीं आते होंगे। हमेशा आने वाला तो हो ही नहीं ना। लिख लिया? अरे लिख रहे हो कि लिख लिया? ओके, ठीक है। अब अगला हमारे पास है, एक मैंने कहा था वी नोट के बारे में बताएंगे। वी नोट होता है कट इन वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज है? कट इन। इसका एक और नाम भी है, बैरियर पोटेंशियल। और इसका एक और नाम भी है, नी वोल्टेज। और उन्होंने एक और नाम परीक्षा में दिया है। क्या दिया? लेकिन वो नी वोल्टेज से नाम बन जाता है, अर्थ निकल जाता है। लेकिन ये तीनों तो नाम इसके टेक्निकली नाम है। बैरियर पोटेंशियल कह दो, कट इन वोल्टेज कह दो, या नी वोल्टेज कह दो। तो बताइए ये वोल्टेज किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे वह न्यूनतम वोल्टेज जो किसी डायोड को संचालित करने के लिए आवश्यक है। बैरियर पोटेंशियल का मतलब है कि जो वो बीच में बैरियर बना हुआ था ना, ये बैरियर बना था, इस बैरियर को तोड़ने के लिए जो पोटेंशियल चाहिए उसे बैरियर पोटेंशियल चाहते हैं। कट इन वोल्टेज का मतलब है, जैसे मान लो कटऑफ होती है ना, कि भाई आपने कटऑफ को पार किया कि नहीं किया, तो इसको तोड़ने के लिए जो वोल्टेज चाहिए, इसी का अन्य नाम क्या होता है? नी वोल्टेज। तो आप क्या कहेंगे? वह न्यूनतम वोल्टेज जो किसी डायोड को संचालित करने के लिए आवश्यक है। वह न्यूनतम वोल्टेज जो किसी डायोड को संचालित करने के लिए आवश्यक हो, उसे क्या कहते हैं? कट इन वोल्टेज। और सिलिकॉन के लिए उसका मान होता है 0.7 वोल्ट। और जर्मेनियम के लिए मान होता है 0.3 वोल्ट। और ध्यान रखें कि हमने कल जो लिखा ना, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा है और ये है वोल्ट। इधर उधर मिक्स मत करना, क्योंकि ये 0.72 जर्मेनियम का था। हाँ, तो यही ध्यान रखना ना भाई, इसलिए मैंने वो वहां पर पूरी वैल्यू लिखी नहीं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी कही होती है? ऊर्जा की। जब मुझे वोल्टेज पूछेगा, मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट कभी नहीं करूंगा उत्तर, मैं केवल क्या करूंगा? वोल्ट। तो ये सिलिकॉन का 0.7 और जर्मेनियम का 0.3। और ये मान रखना आप ध्यान। तो कौन अच्छा, सिलिकॉन अच्छा जर्मेनियम? तू बता। चश्मा लग गया? क्यों? क्यों? नहीं नहीं, यहाँ इसको दे के बता, कौन अच्छा?
क्यों? वोल्टेज ज्यादा। और चश्मा किसके हैं? चश्मा वालों के पूछते हैं वो। इसने खोल लिया। बताओ क्यों? कट इन वोल्टेज कम है, तो कट इन वोल्टेज कम चाहिए कि ज्यादा चाहिए? अब ये कह रहे कम चाहिए, ये कह रहे ज्यादा चाहिए, बताओ भाई। कट इन वोल्टेज सदैव कम से कम होना चाहिए। जैसे मेरे पास 0.5 वोल्ट है और मैंने 0.5 वोल्ट की सप्लाई दी, तो जर्मेनियम वाला तो काम करेगा, क्योंकि 0.3 के बाद काम करना शुरू कर देगा वो तो। और सिलिकॉन वाला तो 0.7 तक तो उसे बैरियर ही नहीं टूटा, तो वो 0.7 तक काम ही नहीं करेगा। तो बताओ संचालित करने के लिए वोल्टेज कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? कम। तो इसलिए कौन अच्छा है? जर्मेनियम। ये भी अच्छा जर्मेनियम का गुण है, क्योंकि जर्मेनियम की चालकता अच्छी है। क्लियर? एक और लाइन लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन एंड होल, ये जो होते हैं ना, ये मोबाइल चार्ज कैरियर होते हैं। क्या होते हैं? मोबाइल चार्ज कैरियर। और जो आयंस होते हैं ना, वो इमोबाइल होते हैं। इसका मतलब ये तो हमारे पास क्या होंगे? गतिशील, इधर उधर घूमेंगे। और जो आयंस होंगे ना, वो घूमेंगे नहीं, तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं? अगतिशील। आयंस इमोबाइल चार्ज होता है भाई, मोबाइल चार्ज नहीं होता। जबकि इलेक्ट्रॉन तथा होल कौन से होते हैं? मोबाइल चार्ज। आयंस क्या होते हैं? इमोबाइल चार्ज। आज आप घर पे जाके सवाल बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के करना, डायोड के मत करना। डायोड के करोगे तो अड़चन आएगी, क्योंकि आगे 7-8 और डायोड है। डायोड के एक ही चैप्टर में सारे सवाल दिए हुए हैं। आगे 7-8 एक डायोड और है ना भाई। तो अभी तो हम पीएन डायोड पढ़ रहे हैं, सबसे बड़ा डायोड पीएन डायोड ही है। बाकियों के तो फिक्स लाइनें होती है, कॉन्सेप्ट्स होते हैं। कोई तकलीफ वाला मामला नहीं है? ठीक है। अगला देखो है। अगला है हमारे पास, डायोड का सिंबल क्या है? ये होता है सिंबल। अब इसमें ये एनोड है और ये क्या होता है? कैथोड। और तीर का निशान क्या प्रदर्शित करता है? फॉरवर्ड बाइस की धारा को। तीर का निशान क्या प्रदर्शित करता है? फॉरवर्ड बाइस की धारा को। तीर का निशान फॉरवर्ड बाइस की धारा को
प्रदर्शित करता है। ठीक है, और ये खड़ी लाइन है, इसका दो अर्थ देते हैं। एक तो होता है कि ये कट इन वोल्टेज को प्रदर्शित करती है, दूसरा रिवर्स धारा को रोकना। क्या? किसने? दीपक कौन? हाँ तो बता दो, सही नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो आपको एक ओरिजिनलिटी पहचान बताऊँ ना, कोई भी नोटिस होता है तो उसका नोटिस नंबर होता है, बिना नोटिस नंबर का कोई नोटिस नहीं होता है। वो तो क्या आपके व्हाट्सएप ग्रुप में चलेगा, उससे कोई अर्थ निकलता नहीं है। आरपीएफ का जो सिलेबस है वह वही है जो आप सीबीटी वन में पढ़ते हो, नया कुछ भी अलग नहीं है। आरपीएफ बहुत सही कुछ हो, बट आरपीएफ की कट ऑफ बहुत ज़्यादा रहती है। हाँ, आरपीएफ की कट ऑफ ज़्यादा है, और आपकी वैकेंसी अब कभी भी आ सकती है। सब कुछ मामले रेडी हैं, और डिपार्टमेंट से सारी वैकेंसी की सब सूचना ले ली गई है, जो ट्रांसफ़र करने वो कर दिए गए हैं। डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम होने थे वो चल रहे हैं, वो फाइनली हो रहे हैं। वो तो एक कैंसिल हुआ ना, बाकी तो चल ही रहा है। 19 वाला करेंगे ही नहीं? अच्छा, टेंडर दूसरा निकलेगा। तो उसके बाद में जैसे मान लो इधर वाला तो एन अपनी ये जोधपुर का तो डिवीजन का साहित्य पहले हो चुका था एग्जाम। ये कुछ अलग था, ये किसका, एनडब्ल्यूआर का थोड़ी था एग्जाम, एससीआर का था, एसएसआर का था, ऐसा कुछ था कि सबका ही था? सबका तो नहीं था, कुछ जगहों का था, कुछ जगहों का नहीं था। तो ध्यान रहे, आप अपनी तैयारी रखें पूरी। हो गए भाई? ओके। अब हमारे पास आता है
कि डायोड है वो एक दिशीय होता है कि द्विदिशीय युक्ति होता है? एक दिशीय। तो एक तो मैं कह दिया ये एक दिशीय है। देखो दूसरी दिशा में ये खुद ही धारा को रोकता है, तो ये कौन सी युक्ति हो गई? एक दिशीय। ये हमारे पास सक्रिय युक्ति है कि निष्क्रिय युक्ति है? सक्रिय युक्ति है। ये रेखीय होगी कि अरेखीय होगी? अरेखीय। अभी थोड़ी देर मतलब कल जो हम बनाएंगे ना फॉरवर्ड बाइस रिवर्स बाइस के गुण, तब बताएंगे अरेखीय युक्ति कैसे है, ये कल हम बताएंगे आपको। अरेखीय युक्ति हम उसका पूरा ग्राफ बनाएंगे ना, कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे, तभी तो पता चलेगा ये अरेखीय है कि रेखीय है। यहां तक किसी का कोई डाउट्स है? कोई डाउट नहीं है? हाँ तू जा। ई मोबाइल चार्ज करे, ई मोबाइल का मतलब जो अगतिशील है, मैंने लिखा ना, हिंदी भी तो लिखी है। जो घूमते नहीं है, जो घूमते हैं वो गतिशील होते हैं। पूछेंगे आयन क्या है, ई मोबाइल पूछेंगे क्या पूछा हुआ है? वो तो सारे ये डाउट वाले लगभग चीजें मैं लिखवा देता हूँ, नहीं तो आप आओगे घूमते फिरते डाउट पूछने तो आओगे ही वही। आप चीजों को ध्यान से पढ़ना। कल हम डायोड पूरा कर देंगे, परसों हम रेक्टिफायर कर देंगे, परसों हम ट्रांजिस्टर कर देंगे। हमारे एक एक दिन के मामले रहेंगे, कोई से एक में 2 दिन लगेंगे, लेकिन इस वीक पूरा मॉड्यूल 4 हो जाएगा हैं। इस वीक मॉड्यूल 4 पूरा हो जाएगा। पीजीटी क्या होता है?